तो आज के लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस को, यानी कि त्रुटि विश्लेषण को। तो आज के जो आज का आपका वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो एरर एनालिसिस का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। उससे पहले मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने साथी के साथ शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चों को एक प्यार भरा नमस्कार, शाम की गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपके लिए लगाई गई है वो है त्रुटि विश्लेषण, और इसी के बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। जो एरर एनालिसिस होता है इसे हम क्या कहते हैं, एरर एनालिसिस होता क्या है एक्चुअली, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एरर एनालिसिस, एरर का मतलब होता है जो हम लोग किसी भी चीज़ को मापते हैं या कुछ भी वेट वगैरह वजन करते हैं या तौलते हैं या मापते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, तो गलती करते हैं, उसी गलती को हम बोलते हैं एरर, यानी त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, उसका हम क्या करने वाले हैं, आज एनालिसिस करने वाले हैं, उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो एरर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक एरर है आपकी सिस्टमेटिक और दूसरी होती है आपके पास रैंडम। ठीक है, एक होती है सिस्टमैटिक और दूसरी होती है रैंडम। सिस्टमैटिक एरर जो होती है ये किसी ना किसी एक कारण की वजह से ये बार बार आती है, यानी बार बार रिपीट करती है ये गलती। किसी एक कारण की वजह से, कोई एक कॉज हो सकता है, कारक हो सकता है जिसकी वजह से ये गलती बार बार आती है, और इस गलती को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। इस गलती को हम आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन ये जो रैंडम एरर होता है इसका जो कारण होता है वो हमें पता नहीं होता है, अननोन कारण है ये। इसका जो कारण है वो अननोन है, हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे, जो प्रेक्षण होंगे, जैसे हम मापें, किसी लेंथ को माप रहे होंगे, तो लेंथ को मापने के लिए जो इसके ऑब्जर्वेशन होंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करेंगे, यानी कि बार बार मापेंगे। ठीक है, एक बार दो बार जितनी बार मापेंगे तो उतने कम चांसेस हैं कि मापने के बाद में जब हम मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने के बाद हम ये कर सकते हैं कि जो इसके एरर की जो संभावना है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी यानी कि कहें कि हम कि ना के बराबर एरर आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। एरर तो आनी ही आनी है ना, एरर तो आएगी ही, बशर्ते क्या कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के हम उस गलती को, एरर को कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करके कम कर सकते हैं। तो जो आपका रैंडम एरर है वो क्या होता है, अननोन कारण होता है, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते। जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जो सिस्टमैटिक एरर होता है ये किसी ना किसी कारण की वजह से आता है, जो कारण बार बार एक ही कारण के रिपीट होने के कारण होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में उसका जो आपका एरर पॉइंट होता है 0.01 समथिंग, तो वो कारण अगर आप क्या करेंगे, उसमें 0.01 को ऐड कर लेंगे तो वो एरर समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर में ऐसा नहीं हो सकता है, रैंडम एरर को आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हैं, इसके जो ऑब्जर्वेशन होंगे केवल उसी को हम बढ़ाकर रिमूव करेंगे। अब जो मेजरमेंट होता है यानी मापन, मेजरमेंट की बात करेंगे। ये मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट देखो, मेजरमेंट भी भैया आपका दो होता है। एक होता है आपका एक्चुअल मेजरमेंट और एक होता है प्रिसाइज मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी कंपनी ने किसी पे ठप्पा लगा दिया कि ये जो आपका उपकरण है भैया वो 5 सेंटीमीटर का है, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आप नाप रहे हैं या आपका फ्रेंड है या दो लोग माप रहे हैं, मान लीजिए एक मोहन है एक सोहन है। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है, जो माप रहा है वो माप रहा है कि भैया एक बार माप रहा है वो 5.1, एक बार माप रहा है 4.8, एक बार माप रहा है 5.2, एक बार माप रहा है 4.9, एक बार माप रहा है 4.8। ठीक है, इस तरह से माप रहा है। और जो सोहन है, सोहन कैसे माप रहा है, सोहन एक बार माप रहा है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, इस तरह से माप रहा है। ठीक है, मोहन इस तरह से माप रहा है और सोहन इस तरह से कुछ माप रहा है। अब जो मोहन ने मापा है, तो मोहन क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू से है, एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही पास है।
ठीक है। आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर मानी गई है। तो एक्चुअल वैल्यू के पास जो मोहन ने मापी है वो तकरीबन जो काफ़ी हद तक 5 सेंटीमीटर के पास है, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू के पास है, तो जब एक्चुअल वैल्यू के पास होती है तो इस तरह की जो आपकी वैल्यू होती है ना, जो मापते हैं हम, उससे बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, या एक्चुअल मेजरमेंट। ये होता है भैया एक्चुअल मेजरमेंट। अब जो प्रिसाइज जो होता है, प्रिसाइज का मतलब कोई भी नंबर, आप जो मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट हम मापते हैं उसमें जो मेजर कर रहे हैं वो चीज़, तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो पास पास होनी चाहिए। देख रहे हैं पास पास, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 सब क्या है, पास पास है। तो इस तरह का जो मेजरमेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। अब अगर कोई पूछे आपसे कि क्या कोई वैल्यू जो मेजरमेंट है क्या वो एक्चुअल प्रिसाइज दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो हाँ भैया हो सकता है। कैसे होगा देखिए जरा। मान लीजिए आपके पास एक्चुअल वैल्यू 5 है, तो आप माप रहे हैं एक बार इसको 5.1 माप रहे हैं, एक बार 5. एक बार 1.0 माप लीजिए, एक बार 5.11 माप रहे हैं, एक बार 5.12 माप रहे हैं, एक बार 5.13 माप रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल भी होगा, है ना, एक्चुअल भी होगा और प्रिसाइज भी होगा, प्रिसाइज भी होगा, एक्चुअल और प्रिसाइज दोनों होगा। तो हाँ भैया हो सकता है कि कोई मेजरमेंट है वो एक्चुअल भी हो और प्रिसाइज भी हो, दोनों हो सकता है। बोलो बात क्लियर हो रही है ना। तो तृतीय विश्लेषण क्या होता है, जो एरर एनालिसिस में जो एरर होती है वो कैसे होती है, एरर हम भैया जो गलती करते हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए वो होती है एरर, ठीक है, उससे हम बोलते हैं त्रुटि। और जो एरर होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सिस्टमैटिक होती है, एक रैंडम होती है। जो सिस्टमैटिक होती है उसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उसका एक कारण होता है जिसके बार बार रिपीट होने के कारण वो एरर आती है। रैंडम एरर क्या होती है, इसका कोई कारण अननोन होता है, अज्ञात कारण के कारण ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने वैल्यू फाइंड की 4.92, आप जो राइट कर रहे हैं उसे राइट कर रहे हैं 4.21, तो ये आपकी ही गलती है ना। इस तरह से भी गलती आ सकती है, तो ये ठीक नहीं की जा सकती क्योंकि ये तो आपके रैंडम यादृच्छिक आ रही हैं ये गलतियाँ, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे त्रुटियों की अभिव्यक्ति के बारे में, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ एरर, एरर्स के बारे में बताएंगे, एरर्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ध्यान से देखिए। एब्सोल्यूट एरर को हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स मानते हैं, तो वेरिएबल एक्स में हम इसे एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स से व्यक्त कर लेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स से व्यक्त करेंगे और इसका क्या करेंगे, इसका भैया मॉड निकालेंगे, ठीक है, मॉड निकालेंगे इसका। जब मॉड निकालेंगे उसके बाद में क्या होता है, कोई भी अब जो परीक्षण आपके पास वैल्यू होंगे, परीक्षण वैल्यू, उसमें क्या करेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मीन निकाल लेंगे यानी एक्सएम लिख लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे जो पहला ऑब्जर्वेशन आपका है, पहला ऑब्जर्वेशन जैसे कि x1 होगा तो उसे घटा देंगे, ठीक है। तो जब पहली वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसे डेल्टा x1 मान लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे x1 भी मान सकते हैं। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करते हैं। जैसे अब दूसरी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है दूसरे परीक्षण की, तो हो जाएगा डेल्टा x2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड एक्स मीन, यानी मीन वैल्यू तो आपको रखना ही है। मीन वैल्यू से क्या करेंगे हम, दूसरा वाला जो परीक्षण है भैया उसको निकाल देंगे। अब ये जो मीन है ना, इसके लिए बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक्स मीन, अगर किसी का मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो क्या करते हैं, जितने भी परीक्षण होते हैं, जितने भी परीक्षण होते हैं आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कहाँ तक हो रहा है, एन तक हो रहा है। उसके बाद में जितने टाइम्स परीक्षण लिए जाते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्स मीन निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम एक्स मीन निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब डेल्टा x3 अगर निकालना है तो डेल्टा x3 का जो मॉड होगा वो बराबर हो जाएगा मॉड एक्स मीन माइनस से x3, ऐसा चलता रहेगा, डॉट 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 दिखा सकते हैं ऐसे, है ना। फिर लास्ट में क्या होगा, जो मॉड डेल्टा एक्शन होगा वो बराबर होगा मॉड एक्स मीन से ही, लेकिन घटेगा अंतिम वाला जो आपका परीक्षण होगा उसे घटा देंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कहते किसे हैं, ये डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसे हम डेल्टा एक्स से, वेरिएबल अगर एक्स है तो डेल्टा एक्स का मॉड से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कहते किसे हैं, तो एक्स मीन यानी माध्य परीक्षण वैल्यू से, ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू से
जो मीन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। कई बार हम परीक्षण को करेंगे, परीक्षण करने के बाद में उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। किसी की वैसे तो एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकता आप, है ना, तो एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, इसी को एक्चुअल वैल्यू मानेंगे। जब एक्चुअल वैल्यू मानेंगे तो एक्चुअल यानी कि जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू घटाएंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू घटा देंगे, यानी कि प्रेक्षित मान घटाएंगे। तो प्रेक्षित मान घटा देंगे, उसका जो अंतर होगा यानी एक्चुअल वैल्यू और प्रेक्षित मान के जो अंतर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब अगर इस एब्सोल्यूट एरर का हम मीन निकाल लें, ठीक है, मीन निकाल लें, जैसे डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स का मॉड लेते हैं, तो डेल्टा एक्स का मॉड के लिए अगर इसका मीन निकालें तो डेल्टा एक्स मीन एम बना के और इसका मॉड जब निकालेंगे तो इसे बोलते हैं हम, जो प्रदर्शन में ये बना रहे हैं सिंबल, इसे बोलते हैं मीन या एवरेज, मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब इसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपके पास जितनी भी वैल्यू आई हैं इनका सबका मॉड, ठीक है, इनका जो मीन निकालेंगे। अब इनका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मॉड डेल्टा x1 प्लस मॉड डेल्टा x2 प्लस जितने बार टर्म्स होंगे उतने बार ऐड करेंगे तो डेल्टा xn अपान में क्या करेंगे, n से डिवाइड। तो इसे हम बोलते हैं मीन यानी कि माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड डेल्टा एक्सएम इज इक्वल टू 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और मॉड में डेल्टा एक्स आई, ठीक है, इस तरह से भी। अब देखते हैं हम अगले एरर को। तो अगर हम सेकंड जो दूसरी त्रुटि है उसके बारे में बात करें तो सेकंड त्रुटि आपकी होगी रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। ये सेकंड हेडिंग लगाते हैं आपके लिए। त्रुटियों की जो एक्सप्रेशन है उसमें जो दूसरा एरर आता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का होता है, तो इसे किसे हम कहते हैं, तो इसको बनाने के लिए जो फ्रैक्शनल एरर होता है इसे हम बनाते हैं भैया डेल्टा से, और अगर कोई वेरिएबल एक्स है तो एक्स मान लेंगे। तो डेल्टा एक्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स शो कर रहा है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को। कहते हैं किसे हैं, तो जो फ्रैक्शनल एरर होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपान मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान का जो अनुपात होगा उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट होता है आपके पास परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, यानी प्रतिशत त्रुटि, हिंदी भी लिख दें साथ में, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, जो फ्रैक्शनल एरर होता है, ठीक है, अगर फ्रैक्शनल एरर को हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें, ठीक है, यानी 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू 100% बराबर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान मीन वैल्यू, मीन वैल्यू इंटू 100%, इंटू 100%। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे बना रहे थे, तो यहाँ पे पहले हम फ्रैक्शनल एरर में लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्सएम का मॉड अपान मीन वैल्यू किससे बना रहे थे, मीन को केवल एक्सएम से। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ का फॉर्मूला बनाएंगे तो डेल्टा एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू मॉड
डेल्टा एक्स मीन अपॉन ओनली एक्स मीन इंटू 100%। तो ये भैया होता है परसेंटेज एरर। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आपके पास होगा वर्ग माध्य मूल त्रुटि। वर्ग माध्य मूल त्रुटि इंग्लिश में लिखे तो इसे लिख सकते हैं हम रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। वर्ग माध्य मूल त्रुटि, तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि किसे कहते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम इस वाले सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो बराबर होता है ये भैया बराबर होता है जो भी माप होती है, जो भी मेजरमेंट होता है उसके वर्गों के औसत के, ठीक है। वर्गों का औसत अगर निकालेंगे तो वर्ग, मान लेते पहली माप आपके पास क्या थी, डेल्टा एक्स, डेल्टा x1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस डेल्टा x2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस इतनी जितने बार भी होगा, जितने भी बार हम परीक्षण करेंगे उतनी बार लिखेंगे, ठीक है। उसका भी स्क्वायर करेंगे, और इसका जब औसत निकालेंगे, जो भी एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या करेंगे n से, जितनी बार आप नंबर ऑफ टाइम्स जितना बार एवरेज कर रहे हैं तो उतना डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। अगर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसी को हम बोल देते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि है भैया जो भी प्रेक्षित वैल्यू है उनका स्क्वायर का औसत का वर्गमूल, ठीक है। का वर्गमूल क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ठीक है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक आपके पास है त्रुटियों का संयोजन। क्या है आपके पास, त्रुटियों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जैसे देखिए पहला कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पहला और दूसरा दोनों एक ही में कर लेते हैं। तो पहला आपके पास जो एरर होगा उसका जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो होगा एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन। दूसरा यहीं पे लिख ले रहे हैं एरर इन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मान लेते हैं आपके पास जो संकलित वैल्यू होगी और जो वैकलित या वैकलन जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, z बराबर a प्लस बी मान लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू होगी मान लेते हैं z बराबर a माइनस बी। अब जब इनका एरर निकालेंगे तो एरर में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा b। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है तो बोथ में, यानी दोनों में जो आपकी एरर है वो क्या होती है, एरर विल बी एडेड, ठीक है, एरर विल बी एडेड। यानी कि जो त्रुटि होती है वो हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, ना कि घटती है। अब अच्छा ये एरर जो होती है वो जुड़ती ही क्यों है, घटती क्यों नहीं है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके लिए, मान लीजिए कि आपने किसी एरिया को मापा है जिसका लेंथ है और बेस है, ठीक है, बेस है या लेंथ है, जो भी है आप समझ लीजिए। मान लीजिए एल है, ये आपका जो है ये बी है, सॉरी ये आपका एल है, यानी ये आपका बी है, ये एल है, लेंथ इंटू बेस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी है, लेंथ मापने में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, यानी ए को मापने में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ एरर करेंगे आप, ठीक है। और फिर जब बी को मापेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलती होगी, तो गलती प्लस गलती मिलकर क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी गलती हो जाएगी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा बी लिख सकते हैं। कुल मिला के जो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आई वो ये आ गई कि जो
गलतियां थी वो परस्पर जुड़ गई, यानी कि जो एरर है वो ऐड हो गई, वो चाहे फिर सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो। तो याद रखना, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, बोथ में यानी दोनों में जो एरर होती है वो क्या होती है, ऑलवेज बी एडेड, ऑलवेज बी एडेड। ठीक है, हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, ना कि घटती है, ये याद रखना है। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप का। जैसे मान लीजिए कि पहला आपका प्रतिरोध, मान लीजिए R1 आपके पास है, वैल्यू वो है आपके पास 3 प्लस माइनस 0.2 ओम, है ना। और दूसरा जो प्रतिरोध आपके पास दे रखा है वो कह रहा है कि वो है भैया आपके पास 4 प्लस माइनस 0.3 ओम, है ना। तो कह रहा है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनका जो एरर है वो पीछे दे रखा है, 0.2 का है, एक में 0.3 का है। कह रहा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा उसमें त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, उसमें त्रुटि कितनी होगी। तो आर इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला होता है भैया R1 प्लस R2। तो जरा ऐड करो, देखो इसके लिए R1 के लिए कितना है 3 प्लस माइनस 0.2 और R2 के लिए है 4 प्लस माइनस 0.3। तो देखो 3 4 आराम से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, लेकिन ये प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों ये जो वैल्यू है आपके पास 0.2 और ये वैल्यू जो आपके पास है 0.3 क्या होंगी, ये भैया जुड़ेंगी। तो 0.2 0.3 कितना हो गया 0.5। तो रिक्वायर्ड जो एक्विवेलेंट आपका जो प्रतिरोध होगा वो 7 प्लस माइनस 0.5 ओम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक इक्वेशन है आपके पास, कह रहा है कि z बराबर a माइनस बी है और a में जो आपका जो त्रुटि आ रही है वो आ रही है 1 प्लस माइनस 0.1 और b में आ रही है भैया 2 प्लस माइनस 0.2। तो कह रहा है कि इनके अंतर में जो त्रुटि होगी वो कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से घटाएंगे तो देखो 1 से 2 गया, 2 से 1 गया, जो डिफरेंस होता है घटाने का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस 2 से 1 गया, कितना बचा आपके पास 1, फिर प्लस माइनस। अब क्या एरर को घटा देंगे, 0.2 से 1 घटा देंगे, नहीं भैया दोनों का क्या कर लेना, ऐड कर लेना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि एरर ऑलवेज बी एडेड। तो यहाँ पे 0.1 0.2 क्या हो जाएगा 0.3। ठीक है, 0.3, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा, अब हम समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन को। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं हम थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ पॉइंट डिवाइडेशन, डिवाइडेशन। ठीक है, तो डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिएगा आपके पास जो भौतिक राशि है वो क्या है, जेड है, और जेड बराबर क्या है ए इंटू बी है। डिवाइडेशन में क्या है, जेड बराबर ए अपान बी है। तो यहाँ पे जब त्रुटियों का त्रुटि निकालेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा अंतर आता, थोड़ा सा यानी फ्रैक्शनल एरर में चले जाएंगे, फ्रैक्शनल एरर में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा जेड अपान जेड, ये हो गया फ्रैक्शनल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन एरर है ये किस में है, फ्रैक्शन एरर इन जेड, किस में है, ये है भैया फ्रैक्शनल एरर इन जेड बराबर ए की जगह पे हम लिखेंगे तब डेल्टा ए अपान ए। तो ये क्या हो गया, ये भैया हो गया फ्रैक्शनल एरर इन ए, है ना। फिर प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस है ना, डेल्टा बी अपान बी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया भैया फ्रैक्शनल एरर इन बी, यानी कि ये जो आपका फ्रैक्शनल एरर है वो जेड में है। ठीक है, वो जेड में है, ये फ्रैक्शनल एरर ए में है, ये फ्रैक्शनल एरर डी में है। अब डिवाइडेशन की बात करें तो यहाँ भी फ्रैक्शनल एरर में लिखना है डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए, फिर प्लस माइनस, माइनस नहीं फिर प्लस माइनस
बी की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अपान बी। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि डेल्टा जेड क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन जेड है, डेल्टा ए अपान ए फ्रैक्शनल एरर इन ए है, डेल्टा बी अपान बी फ्रैक्शनल एरर इन बी है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक बार कमेंट में यस सर लिख के दीजिए। ठीक है, यस सर लिखिए जरा कमेंट में, मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग जरा कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा मल्टीप्लीकेशन जो डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन अब इनको अगर परसेंटेज एरर में व्यक्त करना है, परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करेंगे। देखो, अगर जो आपका फ्रैक्शनल एरर होता है उसको अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें, किस में बदल जाएगा, परसेंटेज एरर में। तो डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, टोटल वैल्यू को क्या करेंगे, इसको भी भैया 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में बदल जाएगा, ये परसेंटेज एरर में बदल जाएगा। इसी प्रकार डिवाइडेशन में भी सेम रहेगा, है ना। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन के बारे में आप पढ़ लिए। ठीक है, अब जरा इसको मिटा के मैं थोड़ा आपसे थोड़ा एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल टाइप के करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, एक आपके पास स्फीयर है, और स्फीयर की जो त्रिज्या है, ठीक है, स्फीयर की जो त्रिज्या है, तो बोल रहा है कि उसके मापन में, मेजरमेंट में क्या हो रहा है कि 2% की त्रुटि हो रही है, 2% की त्रुटि हो रही है। तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। ठीक है, इतना एरर हो रहा है। फिर कह रहा है कि तो बताओ भैया जरा उसके वैल्यूम में कितना परसेंटेज का एरर होगा, तो डेल्टा वी अपान वी इंटू 100% कर देंगे। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा। अब हम करते क्या है, तो ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या, जो स्फीयर होता है, स्फीयर के लिए जो वैल्यूम लिखेंगे, तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 जो पाई है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू में क्या एरर संभव है, क्या एरर संभव है भैया, एरर हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, फिक्स वैल्यू है। क्या है ये, फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू में कोई एरर नहीं होती है। ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू होती है, तो इसमें तो कोई एरर आने वाली नहीं है। अब आपके पास v बच रहा है, आर क्यूब बच रहा है, तो v में जब v बराबर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया, तो सिंपल सी बात है, जब परसेंटेज एरर में पहले तो फ्रैक्शनल में बदल लें, तो फ्रैक्शनल में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा v, या हम ऐसे वाला भी डेल्टा बनाते हैं, है ना, ये वाला भी बनाते हैं, इसको नहीं यूज कर रहे हैं अभी। तो डेल्टा v अपान v बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब है तो पावर आगे, है ना, और डेल्टा आर अपान आर ओनली। ठीक है, अब क्या, ये आर ये पावर आगे क्यों लिखे ये भी समझ लो, क्योंकि त्रिज्या का 3 बार मापन कर रहे हैं। त्रिज्या क्या क्या, क्या करेंगे हम, एक बार मापन किया और 3 बार सेम गलती आई, जब सेम गलती आएगी तो उतने से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 3 लिख लेंगे, 3 डेल्टा आर अपान आर। अब अगर हम इसे परसेंटेज एरर में बदलेंगे तो इंटू 100%, और इधर भी क्या कर देंगे, इंटू 100%, इधर भी इंटू 100%। अब जरा वैल्यू रख लेते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी इंटू 100% बराबर 3 इंटू, अब ये डेल्टा आर अपान आर इंटू 100% कितना दे रखा था, ये भैया आपको दे रखा था 2%। ठीक है, कितना दे रखा था, 2% दे रखा, तो कैलकुलेट कर लेंगे, 3 दूना 6, तो हो जाएगा भैया आपके पास आंसर 6%। आंसर कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक और आपके पास एग्जांपल लें हम, जैसे कि एक इक्वेशन दे रखी p बराबर AB² C³। इस इक्वेशन में बोल रहा है कि जो a है कांस्टेंट, इसके मापन में 2% की त्रुटि आती है, तो लिख लेंगे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100%, कितना दे रखा है भैया, वो दे रखा है 2%। और क्या दे रखा है, और कह रहा है कि जो b का मापन है उसमें उसमें जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो दे रखा है भैया 1 का, है ना, और जो c का मापन कर रहे हैं, तो इसके मापन में जो परसेंटेज एरर है वो है भैया 3%।
तो कह रहा है कि जो पी वैल्यू है, इस वैल्यू का जो परसेंटेज एरर होगा यानी डेल्टा पी अपान पी इंटू 100% आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जरा ये बताओ। तो देखो फार्मूला क्या है आपके पास, जो इक्वेशन बन रही है पी बराबर ए बी स्क्वायर सी क्यूब, यानी ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में होगी तो सिंपल सा उसे हम परसेंटेज या फ्रैक्शनल एरर में कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे डेल्टा पी अपान पी बराबर डेल्टा ए अपान ए, फिर प्लस माइनस हम प्लस ही लिखेंगे क्योंकि अधिकतम वैल्यू निकालेंगे ना। जो आपका एरर है वो मैक्सिमम कितना आ रहा है उसको फाइंड करना है। जो अधिकतम वैल्यू है उसको फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर क्या करें, फिर लगाएंगे प्लस। अब क्या होगा, बी स्क्वायर है तो पावर जो होगी वो आगे लिखेंगे इनटू डेल्टा बी अपान बी, फिर प्लस पावर आगे 3 इंटू डेल्टा सी अपान सी। आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो दोनों तरफ तो लिखेंगे डेल्टा पी अपान पी इंटू 100% बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100% प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपान सी इंटू 100%। दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बोल वैसे भी रहा हूँ, ठीक है। अब डेल्टा अपान ए इंटू 100% कितना है 2%, प्लस 2 गुणित डेल्टा बी अपान बी इंटू 100% कितना है 1%, प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपान सी कितना परसेंट है 3%। गुणा कर लो तो 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हुआ 4%, प्लस 3 त्रिके कितने हुए 9%, कुल मिला के 4 9 कितना हुआ 13%। तो इस इक्वेशन में जो जो पी की वैल्यू में जो भी एरर आ रही है वो कितना आएगा, वो आएगा 13%। तो अब हम देखेंगे अगले टॉपिक है। तो अगला टॉपिक है आपके पास सार्थक अंक, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, सार्थक अंक का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सार्थक अंक। तो आइए इसकी जो डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, देखिए उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सार्थक अंक निकालने के लिए जो कुछ नियम्स हैं उनको जान लेते हैं। जैसे जैसे पहला नियम क्या होगा कि अगर दशमलव से पहले, ये जो आपका दशमलव लगा हुआ है ना, तो इससे पहले अगर कोई अशून्य अंक है, इससे पहले कोई अशून्य अंक है तो उसे हम काउंट करेंगे, लेकिन अगर शून्य है तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और बाकी अगर दशमलव के पीछे सभी अशून्य अंक हैं तो सभी क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, इसमें 4 हो जाएगी। तो दूसरा नियम, यदि दशमलव से पहले अगर कोई अशून्य अंक है यानी 0 नहीं है तो उसे हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। और उस दशमलव के पीछे अगर कोई शून्य संख्या है और उसके बाद में अगर अशून्य अंक आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, उसमें जितने भी अंक होंगे सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इसमें काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, तो यहाँ पे भैया सार्थक अंक कितने हुए, 5 हो गए। तीसरा नियम, यदि दशमलव से पहले शून्य है और उसके बाद भी शून्य है और लास्ट में जाके कोई अशून्य अंक है तो सभी जितने भी शून्य अंक आगे के हैं वो सब छोड़ देते हैं, लास्ट वाले अशून्य अंक जो होंगे केवल उन्हीं को काउंट करेंगे। तो इसमें भैया कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 2 हैं, यानी 0 2 सार्थक अंक हैं, केवल 2 सार्थक अंक हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, अगर दशमलव से पहले कोई शून्य है और दशमलव के बाद भी कोई शून्य है, उसके बाद में अशून्य है, फिर अगर शून्य अंक है तो उसमें शून्य अंक के पीछे वाला शून्य अंक सार्थक अंक होता है, ठीक है। अशून्य अंक के पीछे वाला जो शून्य अंक होता है वो क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भैया हो गए 3 सार्थक अंक, ठीक है। पांचवा जो आपका रूल कहता है वो ये कहता है, यदि कोई भी दशमलव अंक नहीं है, अगर कोई भी दशमलव अंक नहीं है और उसमें जितने अशून्य अंक हैं केवल वही क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही अशून्य अंक है और उसके बाद में सारे शून्य अंक हैं। अगर यहाँ पे मान के चलो कि लास्ट में अगर कोई अशून्य अंक आ जाता तो सभी क्या हो जाते हैं, सार्थक अंक हो जाते हैं। लेकिन अगर एक अशून्य अंक है उसके पीछे सभी शून्य अंक हैं तो फिर केवल आगे वाला ही मतलब एक अंक ही सार्थक अंक होगा।
ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। अब इसमें बात करें 6 पॉइंट की, अगर 1.76 इंटू 10 की पावर में कुछ भी लिखा हो, -90, -20 या -21, ठीक है, तो इस ये जो 10 की घात में लिखा होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। और जो आगे के आपका अंक है उसमें जो भी नियम पहले से चल रहे हैं उनको लगाकर हम सार्थक अंक फाइंड करेंगे। जैसे 1.76 में क्या है कि दशमलव से पहले अशून्य अंक और दशमलव के बाद भी सभी अशून्य अंक हैं, तो इसमें सभी सार्थक अंक हो गए। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अगले नियम की बात करें, पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2.35 में 2.35 है, बाद में क्या हो रहा है, दशमलव एक अंक पीछे लिखे जा रहे हैं, 23.5 लिख रहे हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दशमलव बदल रहा है, यानी दशमलव की स्थिति बदल रही है। जब दशमलव की स्थिति बदलती है लेकिन फिर भी सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 है, और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव की स्थिति बदलने पर भी सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है, ठीक है। अब हम जानते हैं अगले टॉपिक को, यानी कि कोटिमान के बारे में पढ़ेंगे। तो कोटिमान क्या होता है, जरा उसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो कोटिमान को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि जो अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसको क्या कर रहे हैं हम, उसको हम क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में लिख रहा है। मैथमेटिक्स में कहने का मतलब जैसे आपके पास 1.76 इंटू 10 की पावर 4 है। अब इस संख्या को हम 10 की घात में लिख रहे हैं। अगर हम इसे घात में ना लिखते तो इसे हम इस तरह से लिख सकते थे 17600, है ना, इस तरह से लिख सकते थे। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो 1.76 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो 10 की घात जो भी लगी होती है, तो 10 की घात में या 10 की घात की गुणक में जो संख्या लिखी होती है उसका जो परिमाण होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोटि या कोटिमान कहते हैं, ठीक है। तो किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या को, 10 की गुणक संख्या को उस राशि के परिमाण की कोटि या कोटिमान कहते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर इसके निकालने का जो नियम है उसको फाइंड करते हैं। देखिए कोटिमान ज्ञात करने का नियम क्या होता है। कोटिमान ज्ञात करने का जो नियम है वो सिंपल सा ये है, समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर कोई वैल्यू है, जैसे मान के चलो 1.76 है इंटू 10 की पावर 10 की घात में सीधा सीधा पहले लिख रहे हैं 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो घात लिखा है ये तो कोटिमान में फाइंड कैलकुलेशन इसका होगा ही होगा, लेकिन जो आगे की वैल्यू है ये इसका जरा मेन कारण है। इसको कैसे समझना है, इसको समझ लीजिए। अगर ये वैल्यू 3.16 से, ठीक है, ये 1.76, अगर 1.76 की वैल्यू 3.16 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये छोटी है ना। अगर ये बड़ी होती तो ये जो आपके पावर जो 10 की घात में लिख रखा है, 10 की घात में जो लिख रखा है इसमें एक और ऐड कर देते, ठीक है, एक और ऐड करते, लेकिन बड़ी नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। तो जो बच रहा है आपके पास वही क्या है, यही आपका 10 की घात 4 ही क्या है, इसका कोटिमान है। जैसे अगला उदाहरण आपको बताते हैं। अगला अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसकी बात करें, जैसे आपके पास लिखा होगा 4.432 इंटू 10 की पावर -7, तो यहाँ पे 10 की घात में जो लिखा है ये तो कोटिमान कहलाएगा, लेकिन आगे के जो है उसका भी कैलकुलेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या भैया 4.432 3.16 से बड़ा है? तो जी बिल्कुल बड़ा है कि 4.432 3.16 से बड़ा है। जब बड़ा है तो फिर जो भी 10 की घात -7 में जो भी पहले से घातें आ रही थी उसमें क्या करेंगे, एक और घात जोड़ देंगे। तो -7 + 1, अब घात कितनी हो गई, -6। तो कोटिमान कितना हो जाएगा भैया, आपका जो कोटिमान होगा वो कोटिमान हो जाएगा 10 की घात -6, ठीक है। तो इस तरह से कोटिमान फाइंड कर दे। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे आपके प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल में जो प्रकाश की चाल का कोटिमान होगा उसमें कोटिमान कितना होगा उसको देखिएगा। तो C बराबर होता है 3.0 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अब 10 की पावर 8 तो कोटिमान में आपका कैलकुलेशन होगा ही होगा, लेकिन आगे की जो संख्या है 3.0, इसको चेक करेंगे क्या ये भैया ये जो 3.0 है क्या ग्रेटर देन 3.16 है। तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है, आप बोलेंगे नहीं तो जो भी 10 की घात में लिखा हुआ है उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ग्रेटर देन नहीं है तो क्या घटा देंगे, घटाना नहीं है। जो फिर अगर नहीं ग्रेटर देन है तो सीधा सीधा जो भी 10 की घात में लिखा है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा भैया कोटिमान, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कोटिमान, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
तो ये वीडियो आज यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।